हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो स्ट्रगल एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने वैद्युत क्षेत्र के बारे में और उसकी तीव्रता के बारे में जो है कि अध्ययन किया था। आज हम वैद्युत क्षेत्र से संबंधित चीजों को देखेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देर किस बात की, बने रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल में, स्ट्रगल एकेडमी में। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने देखा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट हो। ठीक है, हाँ, ये है बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी हो तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका व्यंजक क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो व्यंजक है बच्चों वो क्या होगा, ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक है वो हो जाएगा E बराबर के क्यू और बटे में आर का स्क्वायर, है कि नहीं। और ये रेडियली अगर डायरेक्शन है बच्चों तो ये यहाँ पे यूनिट कैप लगा सकते हैं आर का। तो ये फार्मूला है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी सूत्र के सहायता से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, बोलिए क्लियर है। चलिए, तो चलिए पहले तो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि बच्चों ये पॉइंट चार्ज हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम। और दूरी है बच्चों 3 मिलीमीटर। ठीक है, जैसा कि ये समझ लीजिए कि इसी को लेकर चलते हैं कि ये आवेश दे रखा है कितना, 2 माइक्रोकुलाम, और दूरी है कितनी, 3 मिलीमीटर। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बच्चों, इस पी पॉइंट पे। तो जरा बताना फार्मूला क्या है। यही है फार्मूला, सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है बच्चों, E बराबर के क्यू अपान में आर का स्क्वायर। के का मान आप लोग बचपन से ही जान रहे हैं, कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। क्यू का मान दे रखा है बच्चों 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 × 10⁻⁻⁶। और फिर बटे में यहां पर दूरी है कितनी, 3 मिलीमीटर। कितनी दूरी है बच्चों, 3 मिलीमीटर। क्या आवाज आ रही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, 3 मिलीमीटर है तो जरा बताना कि इस मिलीमीटर को आप अगर मीटर में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, 3 × 10⁻³ और इसका भी क्या हो रखा है, वर्ग। तो हमने वर्ग कर दिया। तो यहां से बच्चों ध्यान देना, E बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, ये 9 × 10⁻⁹ और ये 2 × 10⁻⁻⁶ और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ये पावर हो जाएगी -6। क्लियर है। अब यहां से देखना, ये से कैंसिल हो गया और 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। तो बच्चों E बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, 2 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र का आकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बात करना चाहते हैं किस पे, ध्यान दीजिए। हम बात करना चाहते हैं बच्चों कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। आघूर्ण,
द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यहां पे आप विद्युत भी लिख दीजिए तो सही है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी बात करनी है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो थोड़ा सा टर्म हम पहले इसको समझेंगे, किसको बच्चों, विद्युत द्विध्रुव को, इसको समझेंगे विद्युत द्विध्रुव को, तो फिर आघूर्ण को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्लियर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, दरअसल ये सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, आवेशों का निकाय होता है। क्या होता है, आवेशों का निकाय। सर इसमें कितने आवेश होते हैं, तो स्पेशली दो आवेश होते हैं। कितने होते हैं, दो आवेश। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब है दो डाइपोल वाला, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है बच्चों निगेटिव, यानी एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा सिस्टम जिसमें कितने आवेश हों, दो आवेश हों, एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो, तो ये एक दूसरे से ये ये एक दूसरे से बच्चों जितनी दूरी पर, ये कुछ दूरी पर मतलब स्थित है, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, ये आवेशों का हो गया निकाय। इसमें कितने आवेश हैं, स्पेशली दो आवेश हैं, एक है धन आवेश और एक है ऋण आवेश, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान देना, इसमें धन आवेश का परिमाण और ऋण आवेश का परिमाण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ दूरी पर एक दूसरे से क्या हो, सेपरेट हो, तो इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, स्पेशली दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, जैसे मैं यहां पे समझा दूं, जैसे मान लो कि ये प्लस का 2 कूलाम आवेश है, ठीक है, तो ये माइनस का क्या होना चाहिए, 2 कूलाम। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया, और ये कुछ दूरी पर क्या होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, कुछ दूरी पर एक दूसरे से व्यवस्थित होने चाहिए। तो आप इसी को, इसी पूरे सिस्टम को, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को आप कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं बच्चों, टू चार्ज। कितने चार्ज, टू चार्ज, ठीक है। कौन कौन से चार्ज, एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बी वाला निगेटिव चार्ज, ठीक है। दो चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा या और एक निगेटिव चार्ज होगा। नहीं समझ में आई बात क्या, बोलिए। अरे भैया, ये सिस्टम को देखिए, और यहाँ पे देखिए एक धन चार्ज है, और धन मतलब आवेश, और एक ऋण आवेश है, कुछ दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो वही कह रहा हूं कि इसी निकाय को आप क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने आवेश आपको दिख रहे हैं, दो आवेश, टू चार्ज हैं, ठीक है। एक कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। समझ में आई बात क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक बालक निगेटिव चार्ज है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चलूं तो देखिए बच्चों, HCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए, HCl, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो H पर जब इनका क्रियाएं होती हैं, ठीक है,
तो आप उस दौरान देखेंगे कि H पर यानी हाइड्रोजन पर एक धन चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर एक ऋण चार्ज आ जाता है। तो बताना, ये धन चार्ज और ये ऋण चार्ज, ठीक है, कुछ दूरी पर क्या है, सेपरेट हैं। तो ये HCl क्या कहलाएगा, डाइपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइपोल। समझ में आई बात, बोलिए, ठीक है। तो ये क्या है, डाइपोल है। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ, ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डी डिस्टेंस लिया गया है, ये क्या होती है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी होती है ये डिस्टेंस। ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है बच्चों। कैसी डिस्टेंस होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। तो इसको बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो चलिए आइए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इस साइड देख लेते हैं, ठीक है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बच्चों, उसको समझना, ये धन चार्ज और ये रीढ़, ठीक है, और ये कुछ दूरी पर क्या है, स्थित है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। वो दूरी क्या मान लें, डी मान लें, क्या मान लें, डी मान लें, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, ये तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया। कैसे, क्योंकि एक धन चार्ज है और एक ऋण चार्ज है, मतलब एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ऐसा आवेश का निकाय, ठीक है, जिसमें समान परिमाण के एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है, और कुछ दूरी पर क्या होते हैं, मतलब व्यवस्थित होते हैं। वो जो दूरी होती है वो अल्प होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेश होगा वो तो धन आवेश होगा, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे जो आवेश है वो ऋण आवेश है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, वो होता है बच्चों किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत, ठीक है, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये होता है किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का, आवेश का परिमाण, क्या चीज, परिमाण। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो किसी एक आवेश का परिमाण और यहाँ पे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, इसी को बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण लीजिए और उन दो आवेशों के बीच की क्या लीजिए, दूरी लीजिए, और उनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किया जाता है P से। किससे बच्चों, P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं P से, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण। तो भैया ये भी अगर, क्योंकि द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। तो चाहे आप ये लीजिए चाहे ए लीजिए, परिमाण लेना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो कोई एक आवेश ले लीजिए यहाँ पे Q, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कर लीजिए, ठीक है, और गुणा कर दीजिए भैया, किससे, किससे गुणा करना है, इनके बीच की दूरी से। तो इनके बीच की दूरी से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो ये जो चीज निकल के आई, ये जो चीज निकल के आई बालक, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। किसी एक आवेश का परिमाण और उन दो आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल अगर कर दिया जाए तो उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। समझ में आई बात। और यह P जो देख रहे हैं सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी, इसकी दिशा होती है, P की जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से
धन आवेश की तरफ किधर होती है? हाँ, इसकी जो दिशा है, ठीक है, निगेटिव चार्ज से किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी दिशा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। किसकी दिशा बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। क्या क्लियर है? बोलिए, इतना समझ में आई बात? ठीक है। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है बच्चों, इस दूरी का अगर मैं बीच वाला पार्ट लूं, मतलब मध्य बिंदु अगर देखूं, क्या देखूं? मध्य बिंदु अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहां से अगर मैं इस दूरी को L कंसीडर करूं, यहां से भी L, मतलब हाँ, केंद्र से ऋण आवेश की दूरी L है और केंद्र से धन आवेश की दूरी क्या है? L है। मतलब इस D को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला बनेगा? P बराबर बन जाएगा, कोई एक आवेश उठा लो Q, और गुणे में यहां से धन आवेश से लेकर ऋण आवेश के बीच की दूरी, तो यहां तक L है और यहां तक L है, तो ये मिलकर कितना L हो गया? 2L। क्या हो गया? 2L। तो अगर आप इस फार्मूले का यूज करते हैं, देखिए दोनों तो सेम ही बात है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना, ये आपको काफी सरलता प्रदान करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो डी जो था, ये पूरा टोटल डिस्टेंस थी, प्लस मतलब धन आवेश से लेके ऋण आवेश तक। ठीक है, कोई क्लियर? नहीं नहीं, हाँ, ये जो 2L आप देख रहे हैं ना, ये ही डी के क्या है? तुल्य है। तो कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहां पर मैंने आपको क्या कर दिया? समझा दिया। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर दिया? समझा दिया आपको। अब उम्मीद है कि ये चीज आप क्या कर पाए होंगे? समझ पाए होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें क्या देखना है? हम तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देख लिए हैं। क्या होता है? ये होता है E बराबर के क्यू अपान में R का स्क्वायर। ये किसके लिए है? ये है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? बिंदु आवेश के लिए है ये फार्मूला, किसी एक सिंगल आवेश के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस डाइपोल के कारण, इसको डाइपोल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो ये डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। अगर कोई एक अकेला आवेश होता तो इसको मोनोपोल कहते हैं। अकेले के लिए मोनोपोल, चाहे वो धन आवेश हो या चाहे ऋण आवेश हो। अगर सिंगल है बच्चों तो मोनोपोल, अगर दो है और कुछ दूरी पर स्थित है तो डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपोल। तो क्लियर है? ठीक है, तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं, किसके कारण? डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है बच्चों, तो अब हम हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? ध्यान देना। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप व्यंजक देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन किसके कारण? किसके कारण भैया? विद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण। के कारण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हाँ, ध्यान देना। क्या हेडिंग पड़ी है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये हेडिंग जो हमने यहां पे लगाई है, ये बोर्ड एग्जाम से बहुत ही क्या है?
इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। ये एक जो है कि फार्मूला ड्राइव करना है कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मोनोपोल के कारण तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब व्यंजक देख ही लिया कि E बराबर होता है के क्यू अपान में आर, जहां के क्या है वैद्युत नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर अपान कूलम स्क्वायर। समझ में आई बात? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। क्लियर है? बोलिए। ठीक, तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखना चाहते हैं, लेकिन कहां पर? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले आप क्या बनाइए, पहले आप बनाइए डाइपोल। क्या बनाइए? डाइपोल। तो ये रहा माइनस, ये रहा धन आवेश और ये रहा ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ, ये है धन आवेश और ये है ऋण आवेश, और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? L है, और यहां से भी लेकर यहां तक की दूरी L है। इस तरीके से दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी? 2L के बराबर हो जाएगी। क्या डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? बोले थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाए क्या? चलिए बड़ा ही बना देते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पे लेते हैं ऋण आवेश, ठीक है, ये ऋण आवेश, और कुछ दूरी पर ले लिया हमने धन आवेश। ठीक, हाँ, ये है ऋण आवेश और ये है धन आवेश। ठीक है, और इनके बीच की जो इनका मध्य बिंदु जो होगा वो डाइपोल का केंद्र होगा। ठीक है, समझ में आई बात? और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? L होगी बच्चों, और यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है, अब डायग्राम क्या समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको देखनी ही है इस डाइपोल के कारण, ठीक है, लेकिन कहां पर देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप देखना चाहते हैं अच्छी अक्ष पर। कहां पर? अच्छी अक्ष। अच्छी अक्ष पर देखना चाहते हैं। तो अच्छी अक्ष क्या है बच्चों? ध्यान देना। ठीक है, अगर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हो, ठीक है, ये रहा पॉइंट। समझ में आई बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर ये पॉइंट जो है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो, तो इस स्थिति को कहते हैं अच्छी स्थिति। क्या कहते हैं? अच्छी स्थिति। समझ में आई बात? एक बार फिर से बताता हूं, अच्छी अक्ष या अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी होती है? ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अगर वह बिंदु इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या हो? अनुदिश अगर पड़ जाए, आ जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अच्छी स्थिति। ठीक है, क्लियर है? अगर यही बिंदु बच्चों, अगर यही बिंदु इन दो रेखा को मिला, इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अगर लंबवत पड़ जाए, ऐसे लंबवत हो जाए, तो इसको बोलेंगे निरक्षी स्थिति। क्या बोलेंगे? निरक्षी स्थिति कहेंगे। क्लियर है? क्या मैंने बताया? दो स्थिति आपको बता दी मैंने ये बताया कि ये जो बिंदु है अगर इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश पड़ता है तो इसको अच्छी स्थिति बोलिए। अगर इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पड़ता है तो निरक्षी स्थिति बोलिए। तो क्या अब आपको अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति कंफर्म हो गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे P बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की क्या देखनी है? आपको तीव्रता देखनी है।
तो मैं ये कह रहा हूं जो P बिंदु है, जो P बिंदु है बालक, वो इस डाइपोल के ये जो डाइपोल दिख रहा है, इस डाइपोल के सेंटर से इसकी जो दूरी है वो दूरी है कितनी? वो दूरी हम मान के चलते हैं कि वो दूरी है x। कितनी दूरी पे है? x दूरी पर। ठीक है, हाँ, ये कितनी दूरी पर स्थित है? x दूरी पर स्थित है। ये जो पॉइंट है P, ये डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर स्थित है? x दूरी पर स्थित है। ठीक है, या चाहे अगर आप x नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस दूरी को r के टर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, r दूरी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक काम करिए कि इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये स्थिति जो बन रही है वो अच्छी स्थिति बन रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाइपोल में देखेंगे तो कितने आवेश एग्जिस्ट करते हैं डाइपोल में? 2 आवेश। कितने आवेश? 2 आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो आप एक काम करिए कि इस धन आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, क्योंकि 2 आवेश हैं तो उन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक, तो आप सबसे पहले धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। तो धन आवेश के कारण, किसके कारण? हाँ, धन आवेश के कारण कारण बिंदु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब ये मुझको जरा बताना कि ये धन आवेश रहा आपका और ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको चाहिए, तभी तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। पॉइंट और आवेश के बीच की दूरी डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी कैसे मिलेगी? तो जरा ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? डाइपोल के सेंटर से पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो r है, और यहां तक की दूरी क्या है? l है। अगर मैं इस r डिस्टेंस में से l डिस्टेंस को माइनस कर दूं, एक बार फिर से ध्यान देना, इस r डिस्टेंस में से l डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं, घटा दूं बच्चों, तो शेष जो डिस्टेंस बचेगी वो तो यही होगी ना। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी r माइनस का l। क्या हो जाएगी? r माइनस का l। ठीक है, तो धन आवेश से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी मिल गई, क्या मिली? r माइनस एल। ठीक है, तो जरा बताना, पॉइंट चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है k q अपान में r का स्क्वायर। मैंने कहा था इस फार्मूले को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस फार्मूले का अब उपयोग हमें करना है। तो मान लेते हैं धन आवेश के कारण जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम E1 से नोट कर रहे हैं। किससे? E1 से। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? K, और यहाँ पे Q। ठीक है, और बटे का इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी है सर r माइनस एल, और क्या दूरी का क्या हो रखा है फार्मूले के अकॉर्डिंग? स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? बोले ठीक है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो O से किधर दिख रही है? इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि अगर धन आवेश हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस धन आवेश से क्या होती हैं? दूर निकलती हैं। क्या होती हैं? दूर निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? हाँ, आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से किधर होती है? नॉर्मली आउटवर्ड होती है। ठीक है, बाहर की ओर। तो ये कैसा आवेश है? ये वाला आवेश कैसा है? धन आवेश है। तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, बाहर की तरफ, और इसको हम E1 से नोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो O से अगर मैं देखूं, E1 की जो डायरेक्शन है वो O से किधर दिख रही है? P की तरफ। किधर है? O से P की तरफ है। किधर है? O से P की तरफ, और इसको बोलिए समीकरण क्या? 1। क्या नाम दीजिए? समीकरण 1 नाम दीजिए। क्लियर है? बोलिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे क्या इतना आपको समझ में आया डायग्राम के थ्रू? बोलिए, कुछ अभी किया गया नहीं है।
समझ में आई बात? ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब समझिए। ठीक है बच्चों, अब ये तो रहा किसके कारण, किसके कारण, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, जो कि समीकरण 1 बना। उसी तरीके से जैसे आप धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात किए हैं, उसी तरीके से ऋण आवेश पर भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, हाँ, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसको किससे नोट करेंगे, E2 से, और E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू और बटे में इनके बीच की दूरी। जरा बताना इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर मैं देखूं तो ऋण आवेश से, कहां से, ऋण आवेश से इस पॉइंट की जो दूरी होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, बोलेना, वो दूरी हो जाएगी, यहां से पॉइंट से लेकर डाइपोल के सेंटर तक दूरी हो रखी है r। तो इसी में अगर l और ऐड कर दूं तो खुद माइनस आवेश, मतलब चार्ज की तरफ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मतलब इस माइनस आवेश जो है, ऋण आवेश जो है, इससे और इस बिंदु के बीच की दूरी मुझे मिल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, r में क्या ऐड करने पर, l को, r में क्या ऐड करने पर बच्चों, l ऐड कर देने पे दूरी हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पे दूरी हो गई r और प्लस में l, और इनका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ऋण आवेश से लेकर पॉइंट के बीच की दूरी हो गई r प्लस एल। क्या ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन जरा देखना है। तो भैया ये कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी किधर, इस साइड, इधर होगी E2, E2 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, समझ में आई बात, E1 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन बच्चों ये है। ठीक, और E2 की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये पॉइंट रहा P, तो इसकी डायरेक्शन है P से किधर, O की तरफ। देखिए ना, E2 की डायरेक्शन P से O की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P से O की तरफ, और इसको बोलना क्या, समीकरण 2। ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण रहा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे P बिंदु पर देखा जाए तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल रही, E1 और E2। जब दो लोग होते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट निकलता है, उनका एक परिणामी निकलता है। ठीक है, तो उसी की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। बिंदु P पर क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बताना जरा भैया, क्या होगी, याद है क्या? चलिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम E से नोट करेंगे, और E बराबर हो जाएगा E1। अब ये देखना पड़ेगा, अब इन दो जो नेट होगा वो क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, नेट जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा। अब देखना, E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन ये है, यानी देखने पर दिख रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा है तो इनका परिणामी क्या, कैसे मिलेगा, इनको घटाने पर, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन्हें जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में है तो इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब ये समझना है कि E1 में से माइनस करें कि E2 में से माइनस करें। तो जरा बताना बच्चों, कौन सा आवेश इस पॉइंट के काफी नजदीक है, कौन सा आवेश है, ये प्लस का क्यू ना, यानी धन आवेश इस बिंदु के काफी करीब है, इसलिए
इसका प्रभाव इस पर क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात बिंदु P पर धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये आवेश दूर पड़ जा रहा है, कौन, ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या पड़ जा रहा है बच्चों, दूर पड़ जा रहा है, इसलिए इस पर इसकी तीव्रता कम होगी, E2 कम होगा। तो आप E1 में से E2 को घटाएंगे, अधिक में से, ठीक है, कम को घटाएंगे। क्यों, तो आप यहाँ पे बात समझी गए होंगे। तो E1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, E2 को। क्यों भैया ऐसे, क्योंकि E1 जो है वो E2 से क्या है, बड़ा है परिमाण में, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। इसको बोल लेना समीकरण क्या, 3। क्या बोलना, समीकरण 3। तो E बराबर, चलिए भैया क्या होगा, E1 की जगह क्या रखेंगे, E1 की जगह समीकरण 1 से, E2 की जगह समीकरण 2 से। क्या क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा आप लोग समझते हैं बाबू, ठीक है। मैं जब पढ़ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो E1 की जगह ये हो गया K Q, और ये फिर बटे का पूरा रख दीजिए R माइनस L, और इनका कर दीजिए वर्ग, ठीक है। क्या आने वाला है, माइनस साइन आने वाला है, माइनस साइन करिए, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस साइन हो गया, E2 की जगह मैंने लिखा KQ, और फिर बटे का क्या लिखेंगे, R प्लस L का वर्ग कर देंगे, ठीक है, बोले। और जो दिशा होगी वो उसकी दिशा ली जाएगी जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन कौन वैद्युत क्षेत्र बड़ा है भैया, E1 बड़ा है। E1 की दिशा किधर है, E1 की दिशा किधर है, O से P की तरफ। तो O से किधर है, P की तरफ है दिशा। ये O से P क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम दिशा नहीं मेंशन करेंगे। अब जान जाइए कि अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा हमें पता चल गई है। ओ से किधर है, ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ, किधर है, ओ से बच्चों पी की तरफ, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ। चलिए तब, अब जब दिशा नहीं जो है मेंशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेक्टर हटा दीजिए, ठीक है। हम बाद में उस चीज को देखेंगे। अब बताइए जरा कि क्या कॉमन दिख रहा है, के क्यू कॉमन है क्या, ठीक है सर कॉमन तो है। तो इसको बाहर करिए, और ये क्या बचेगा, 1 अपान में आर माइनस एल, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपान में आर प्लस का एल मिलेगा, और इनका भी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखना, E बराबर क्या हो जाएगा, ये के क्यू, ठीक है। इसका इधर एक के साथ गुणा करेंगे, एक के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में 2ab। क्लियर है क्या, हाँ। और ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सब सूत्र हैं, ये सब क्या है बच्चों, सूत्र है। ये आपको क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए, तभी तो काम बनेगा लोहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी को यहाँ पे तोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर प्लस में 2RL, एक मिनट, 2RL, ठीक है, को यहाँ पे लाया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसी फार्मूले पे तोड़ा। क्लियर है बच्चों, ठीक। अब इसी तरह मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसका इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कैसी है, माइनस, कैसी साइन है, माइनस, और यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, और फिर माइनस का 2RL, ठीक है, समझ में आई बात। और फिर बटे में आ जाइए, बटे में देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर चल रहा है कि नहीं, एकदम कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं बच्चों, ध्यान देना। अब इनका अगर स्क्वायर हो, इनका अगर स्क्वायर हो तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगर आप इन पे स्क्वायर करेंगे तो इन पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एकदम सेम वही काम दिख रहा है क्या, एकदम इधर वाला देखना, इधर वाला, हाँ ये वाला पार्ट आप जरा देखिए, और ये वाला पार्ट देखिएगा, आर माइनस एल, ए माइनस बी, इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस एल,
ए प्लस बी, और इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा आर, क्या हो रखा, स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, तो एल का स्क्वायर, और फिर इनका क्या, स्क्वायर। ठीक है, बोलिए, और इधर से कर देते हैं ब्रैकेट बंद। क्या कर देते हैं? ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा के क्यू, ये हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे, जैसे ही ब्रैकेट क्या करेंगे बच्चों, खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक स्टेप और चल लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस का 2rl है ही, और ये माइनस का आर का स्क्वायर, ये प्लस है तो भैया माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस है भैया तो प्लस का 2rl, साइन बदल जाएंगी। ठीक है, और ये क्या है, आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर और इनका भी होल स्क्वायर, यही तो बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां से कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कैसे देखना, ध्यान देना। ये माइनस का एल स्क्वायर, एक मिनट, मिला दिल में उठा दर्द करारा, मिला दिल में उठा दर्द करारा। समझ में आया? ठीक, ये माइनस का एल स्क्वायर और इधर बाबू प्लस का एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर वही वाली बात है, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए। ये दोनों को कैंसिल मत कर देना, 2rl को, क्योंकि दोनों की साइन एक है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्यू, और ये 2rl और 2rl मिलके 4rl, तो 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दो आगे कर दिया और इनटू में 2rl कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए ऐसे कर देता हूं और अच्छा रहेगा, 2l और ये r। ठीक है, और ये फिर बटे का क्या चल रहा है, r का स्क्वायर और माइनस l का स्क्वायर, और फिर इनका होल स्क्वायर, इधर चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है शेष, देख लेते हैं, फिर ये कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेरिवेशन हो जाएगा, डाइपोल के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे। तो यहां से देखना, यहां से बच्चों, ठीक है, यहां से यहां से एक फार्मूला बता रहा हूं आपको, जैसा कि अभी जस्ट ही पढ़ाया हूं। E बराबर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, ये 2ql होता है। ठीक है, ये किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी यानी 2l का गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बन जाता है, मोमेंट। जरा देखना बन जाएगा क्या, ये लेकर बन जाएगा क्या, इतना बन जाएगा सर। ठीक है, तो बना दीजिए भैया। ठीक है, ये 2k और ये पूरा बन गया क्या, p, और इनटू का क्या हो गया, r, क्या हो गया, r। सही है, बोलिए, समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए आगे चलते हैं। गड़बड़ी तो नहीं हुई है बच्चों? एक मिनट रुक जाइए। चलिए वीडियो क्वालिटी चेक करके बताइए बच्चों, सही है कि नहीं। ठीक, क्लियर दिख रहा है बच्चों? चलिए ठीक है, पूरी आ रही होगी बोर्ड पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना।
स्पेसिंग लेता है बड़ा लेट। तो ये क्या हुआ? हाँ, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था अभी जस्ट ही कि P बराबर 2QL। ठीक है, तो ये वाला पूरा देखा जाए तो ये P के बराबर होगा, तो मैंने P लिख दिया, K था K लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया और R बचा था तो एक R लिख दिया। ठीक है, और फिर बटी का क्या है बच्चों? R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और इनका क्या हो रखा है? होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बात बताना, जो मैंने डाइपोल लिया था बच्चों, जो डाइपोल लिया था ये, ठीक है, समझ में आई बात? इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बताया गया था? वेरी स्मॉल। क्या बताया गया था? वेरी स्मॉल। बहुत ही ये छोटी डिस्टेंस होती है। और इस डिस्टेंस को, इस डी को अगर फिर दो भागों में बांट दें एल के टर्म में, इधर से इतना एल मान लें और इधर से इतना भैया एल मान लें, तो बताना एल क्या हो गया? एल तो और स्मॉल हो गया, और स्मॉल। ठीक है, ऐसे नहीं, और अल्प हो गया। अल्प मतलब छोटा, वेरी स्मॉल। ये तो स्मॉल था ही, अब ये क्या बन गया? वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पे यही बात कही जा रही है क्या, कि यदि यदि आर उस कंपेरिजन में देखा जाए तो बड़ा होगा, यदि आर एल से बहुत ही क्या हो? बड़ा हो, तो आप ये जो लिखे हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको आप लगभग दिखा सकते हैं केवल आर स्क्वायर के। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि R है बहुत बड़ा इसके कंपैरिजन में, L के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए D जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है D, और D है छोटा दूरी। कैसी दूरी है? बहुत छोटी दूरी है। इसी D को अगर आधा आधा कर दिया जाए तो और छोटी हो जाएगी। तो दरअसल कहने का अर्थ ये है कि जो L दिख रहा है आपको, ये बहुत ही क्या है? अल्प दूरी होती है, ये बहुत ही अल्प दूरी होती है। तो R के कंपैरिजन में L बहुत ही स्मॉल है। अब बताना कि कोई चीज बहुत बड़ी है, उसमें से बहुत कम घटाना हो तो क्या ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या? है? अब जैसे मैं ये कहूं कि मार्केट गए भैया, अब 50 किलो का एक कट्टा आलू ले लिया आपने, एक कट्टा आलू लिया, कितने केजी का? 50 केजी का। ठीक है, और उसमें से दो आलू निकाल लिए, तो आप अभी भी उसको 50 केजी ही बोलेंगे, क्योंकि एक दो आलू निकालने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ में आई बात? बोलिए, समझ में आई बात? ठीक, तो उसी तरीके से कह रहा हूं कि ये आर बड़ा है और उसमें से एल बहुत छोटा है, अगर इसको माइनस कर देंगे तो आर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए अभी भी लगभग आर स्क्वायर ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इस वजह से मैंने इसको आर स्क्वायर के बराबर लिख दिया। अब ई बराबर हो जाएगा 2kp और ये आर, और यहाँ पे इस पूरे टर्म को क्या लिखा जाएगा? आर स्क्वायर लिख दिया, और सर इनका भी क्या है? स्क्वायर है, तो इनका भी स्क्वायर कर दिया। आगे क्या होगा? 2kp आर, और ये आर के पावर कितना हो गया? 4 हो गया, हो जाएगा ना 4। अब ये इससे एक पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। कितनी शेष रह जाएगी? कितनी शेष रह जाएगी बच्चों? पावर कितनी शेष रह जाएगी? पावर 3 ही तो बचेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल के कारण क्या हो जाएगी? 2kp और फिर अपान में r के पावर 3। क्या हो जाएगी? r के पावर 3। ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या है? ये विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड की परीक्षा के लिए। किसके लिए? बोर्ड की परीक्षा के लिए ये डेरिवेशन आ जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप इसको इस तरीके से क्या करेंगे? हल करेंगे। जरा इसको मैं जूम कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ताकि पूरी चीजों को यहाँ पे एक जगह क्या कर सकूं? एनालिसिस कर सकूं। ठीक है, ठीक।
इतना दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो बात है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बात है, ठीक है, फिर आगे समझते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन इसका जो है मेंशन करूं, तो देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो E बराबर हो गया के, सॉरी 2kp है ना, 2kp, p भी वेक्टर क्वांटिटी और अपान में r का क्यूब, r का क्यूब। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इनकी जरा दिशा को आप ध्यान देना, p की दिशा, p की जो दिशा होती है, p की जो दिशा होती है वो बच्चों होती है माइनस चार्ज से किस चार्ज की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ। किसकी दिशा है, p की दिशा है, किसकी दिशा है, p की दिशा, अरे p की दिशा है, p की दिशा है बच्चों माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर आई, मैंने आपको बताया था O से P। देखिए यहाँ पे देखिए O से किधर है, P की तरफ है। O किधर है भैया, O यहाँ पर है, ये O रहा और ये रहा P, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से किधर, प्लस, तो माइनस ये और प्लस ये। देखिए O से लेकर P और माइनस से लेकर प्लस, माइनस से लेकर प्लस चार्ज की तरफ P की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन O से लेकर P की तरफ, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या दिख रही है, सेम। क्या है, सेम है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। इनका जो दिशा है वो क्या है, समान है, ठीक है। दैट इज एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो कोण होगा थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जब दो लोगों की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही दिशा है भैया और इधर ही, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आई बात। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, E बराबर 2kp अपान में r का क्यूब, अपान में r का क्यूब, ठीक है। याद रख लेना ये डेरिवेशन, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर आ जाता है 3 नंबर में, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे सिद्ध किया है, ये किसके कारण है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किस स्थिति पे है भैया, अच्छी स्थिति पे है, ठीक है। तो एक और स्थिति शेष रह गई है, कौन सी, निरक्षी वाली, ठीक है, निरक्षी स्थिति या निरक्षी अक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना अभी बाकी रह गया है और उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो बने रहे इस चैनल पर, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीजें जो मैंने पढ़ाई है अभी ये आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।